क्या पढ़े थे कल? क्या पढ़े थे कल? बॉक्सिंग किए थे, बक्सर का युद्ध। तो 1700 कब से आगे पढ़े थे? 1757 से आगे पढ़े थे, है ना? क्या हुआ था 1757 में? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। तो 5 मिनट थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं, कल का रफ रिवीजन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 1757 में क्या हो गया है? प्लासी का युद्ध, जिसमें कौन हारा था? सिराजू। लस्सी सिर पे उलट दिया था। ये ट्रिक बताना भूल गया था क्या यार? हाँ, तो ऐसे याद रख लेना कि ये देखो लाई इधर का है, लाई, लाई से क्लाइव। लाई ने लस्सी को सिर पर क्या कर दिया? उलट दिया। काबर किए? जुन्ना था। आया समझ में? तो जुन्ना लस्सी पिया, तेरी दिमाग खराब हो गए। मैं अंग्रेज जुन्ना लस्सी पीऊंगा, ठीक है। तो ये उलट दिया सिर के, और ये खत्म, ये जीत गया। तो क्लाइव ने किसको बनाया? इसका साथ किसने दिया था? लफरहा आदमी जाफर, मीर जाफर ने उलटने में साथ दिया था। और मीर जाफर को 1757 में क्या बनाता है? ये नवाब बनाता है। मीर जाफर कब तक रहेगा? 1760 तक। इस बीच में मीर जाफर क्या है? शर्तें पूरी करता है, पैसा में पैसा भेजता है किसको? अंग्रेजों को। साथ में ये कठपुतली साधक बन के रह जाता है। इतना दिमाग खराब होता है, नाक में दम कर देता है। तो ये किससे हाथ मिला लेता है? डचों से। अंग्रेज इनको धो देते हैं। कौन से युद्ध में? बेंद्रा के युद्ध में। तो अंग्रेजों ने बेंद्रा को धोया, जो कि डव में नहाता है। क्लियर है? तो डच का खात्मा हो गया। इसके बाद मीर जाफर को हटाया जाएगा और किसको बनाया जाएगा? मीर कासिम। कासिम कौन था? मीर जाफर का। तो इसके दामाद को क्या बनाया गया? आपका नवाब। अब कासिम ने पहले ही आया और कासिम ने जो भी शर्त रखा था सबको पूरा कर दिया। शर्तें पूरी, कसम से। कौन ला मारना है? मार कसम से, मार कसम से। बुर्दवान, बूढ़े मीना को मारना है। बुर्दवान, मिदनापुर, और कहाँ लगा के? चिट लगा के मारना है। तो ये 3 जगह को किसको दे दिया? अंग्रेजों को। ठीक, फिर मार कसम से क्या चलेगा? एक्शन लेगा। 3 एक्शन लेगा। पहले तो मार कसम से मुर्दाबाद से कहाँ ले आएगा? ये मुंगेर। मुर्दाबाद से कहाँ ले गया? मुंगेर, क्योंकि ये कलकत्ता से क्या था? दूर था। फिर सेना वाले में भी क्या किया? ठीक है, तो मस्टर रोल। मस्टर रोल जानते हो? मस्टर रोल क्या होता है? रजिस्टर। मस्टर रोल जैसे गोदी फेंकल गया ना, तो मतलब पता हो, मस्टर रोल मतलब रजिस्टर होते। ठीक है, तो मस्टर रोल मेंटेन करना, सेना पेमेंट करना, और खुद का बन गए सेनापति। ठीक, और क्या किया? तीसरा काम, अर्थव्यवस्था। सबको मार दिया। ठीक है, सबको क्या कर दिया? फ्री। अंग्रेज के दिमाग खराब। फिर दस्तक के मतलब क्या रही गए, है कि नहीं? और दस्तक के मतलब क्या रही गए करके फिर 1760 के बाद 63 में, इसके बाद किसको हटा दिया? कासिम को हटा के फिर से किसको नवाब बनाएगा? जाफर को क्या बना देता है? नवाब। मीर जाफर को नवाब बनाता है, और कासिम भाग के कहा जाता है? फिर किससे हाथ मिला लेता है? मार कसम से। कैसे? सुजत ले, सुजा उद्दौला। मार कसम से सुजा उद्दौला की लाम जाए, लामे तो सालम द्वितीय वर्सेस। मारत तो रही से, लेकिन कारी से, टाट रही से, कारी से टाट रही मतलब वेंसी टाट। मारे मारा हो मतलब क्या चल रहा है? बॉक्सिंग चल रहा है। बक्सर कौन से समय बॉक्सिंग चल रहा है? आज ऐसे कथे कहाँ बुलाते बोला? चौखट में आ। कहाँ? चौखट में। काबर की बाहर में कहा होते? बारिश होते। आ तू चौखट में। 22 अक्टूबर 1764। ये लोग बुरी तरह हारेंगे और ये जीत जाएंगे। जीतने के बाद क्या होगी? संधि होगी। 1765 में संधि होगी, जो कि कौन सी संधि है? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के समय यहाँ इसके जगह में कौन है? क्लाइव आ जाएंगे, और किसके ऊपर क्या बोलेंगे? सुजा उद्दौला। कहाँ का नवाब है? अवध। क्या बोलेगा ये? 50 लाख युद्ध की भरपाई करो, और शाह आलम को क्या दो? इलाहाबाद दे दो, और क्या? कड़ा दे दो। ठीक है, हम लोग इसको क्या देंगे? उसके बदले क्या मांग लिया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये ले भैया, दीवानी प्रेम करना है कहा। ठीक है, अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जैसी दीवानी राइट्स मिला, इन्होंने दीवानी, दीवान का मतलब जो क्लाइव है, उन्होंने क्या चालू कर दिया? द्वैध शासन। याद है?
और द्वैत शासन 1700 कब तक चलेगा? 72 तक। आज इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो 1772 तक द्वैत शासन चला, जिसमें दीवानी अधिकार किनके पास था और प्रशासनिक अधिकार नवाब। तो पैसा कौड़ी और न्याय फौजदारी अपने पास रखे थे जो पावर है, और फालतू का काम किसको देके रखे थे? नवाब को। ये काम किसका था? क्लाइव का। तो पैसा भरपूर मिल रहा है तो कंपनी क्या हो जाना चाहिए था? अमीर। लेकिन कंपनी क्या हो जाती है? कर्जदार। और वही माला माल कौन हो रहे हैं? व्यापारी। तो कर्ज में फंस गए थे, और कर्ज में फंसने के कारण ये लोग 1 मिलियन पाउंड का कर्ज किससे मांगते हैं? ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। फिर गवर्नमेंट एक शर्त रखती है कि हम आपको क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। क्या करेंगे? रेगुलेट। और 1773 में पहला क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का भारत में क्या होगा? रेगुलेट शासन किसका चालू होगा? कंपनी का शासन चालू होता है। याद आ रहा है? तो इधर होगा कंपनी का शासन। ये सब मैं कल पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन चल रहा है। और क्या है? ताज का शासन। ताज का शासन मतलब यहां से हम लोग क्या बन जाते हैं? उपनिवेश बनते हैं। ठीक है। कंपनी का शासन चालू होता है तो कब से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या आता है? एक्ट आता है। एक्ट किसको कंट्रोल करेगा? सीधा भारत को? नहीं, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर कंपनी किसको कंट्रोल कर रही है? भारत को। ये कब तक चलेगा आपका? शुरू कब हुआ? 1773 में, जिसको क्या बोला गया? चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट। चार्टर हर 20 साल में क्या होगा? ये रिवीजन होगा इसका। 20 साल मतलब 1793, फिर 13, फिर 1800, फिर 1800, ऐसे करके कितने चार्टर एक्ट आ गए? 5। दिख रहा है? जब तक 5 चार्टर एक्ट आता है, कंपनी वालों ने नाक में दम करके रखा था किसके? भारतीयों के। 1853 के बाद हो जाता है 1857 की क्रांति। तब समझ में आता है अब कंपनी के बस की बात नहीं है। तब सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा किसको कंट्रोल करने वाली है अब? ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा भारत को कंट्रोल करने वाली है, और हम लोग क्या बन जाते हैं यहाँ से? उपनिवेश बन के। उपनिवेश मतलब कॉलोनी। तो पहला अधिनियम क्या था? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 1858। फिर ऐसा फिर से ना हो, एक साथ कुकर ना फटे, थोड़ा थोड़ा प्रेशर रिलीज करने के लिए भारतीयों की क्या होगी? भागीदारी। और भारतीयों की भागीदारी देने के लिए क्या हुआ? भारतीय परिषद। परिषद मतलब जैसे अभी संसद है ना, तो संसद में भी पूरे भारतीय हैं जो नियम कानून बनाते हैं। तो उस समय अंग्रेज नियम कानून बनाते थे, उस परिषद में भारतीयों को क्या कर दिया? शामिल किया। थोड़ा बहुत वो समझ आ जाएगा जब आप एक्ट पढ़ोगे। तो पहला 61 में, दूसरा 92 में, तीसरा 1909। रटो भैया इसको, 61, 92, 1909। फिर से क्या आएगा? भारत शासन अधिनियम 2 ठो आएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1919, 10 साल में। ठीक है। फिर भारत शासन अधिनियम 1900, ये 2 आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। इसके बाद अंततः हमको क्या मिलती है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कहाँ पारित हुआ था? भारत के संसद में। समझ आ गया? ब्रिटेन के संसद, ब्रिटिश सरकार पारित कर रही है सबको, और ये स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हम लोग को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। ये रटना है। ठीक है। अब मैं आपको धीरे धीरे इसका क्या दूंगा? टारगेट दूंगा। ये लगभग आपको 15 महीना दिन लगेगा। जब तक एक इतिहास इधर खत्म होगा, आपको ये खत्म करना है धीरे धीरे करके, इतना एक टको। ठीक है। ये वीडियो आपको मिलेगा एक 2 दिन के गैप में। अब हमको क्या समझना है यहाँ? अच्छा, ये उपनिवेश का अर्थ थोड़ा समझा देता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ेंगे। उपनिवेश क्या होता है? एक होता है गुलाम देश और एक होता है उपनिवेश। दोनों में अंतर है। गुलाम, स्लेवरी, स्लेव समझते हो? स्लेव। और एक होता है उपनिवेश। हम लोग क्या थे? गुलाम थे कि उपनिवेश थे? हाँ, तो कभी भी अपने आप को गुलाम मत बोलना, क्योंकि आप गुलाम नहीं थे। तो हम लोग अंग्रेजों के क्या थे? उपनिवेश थे। हम लोग गुलाम नहीं थे। तो दोनों में अंतर क्या है? एक्चुअल में उपनिवेश, गुलाम अगर कोई देश है, जैसे ये देश है, ठीक है, तो देश क्या है? अगर मालिक है, ठीक है, और ये देश क्या है उसका? ये देश क्या है? अगर गुलाम है। तो होता क्या है? ये वाले देश के
लोग इस पर क्या करेंगे, इसके जो है सब संसाधन पर तो कब्जा रहेगा ही। किसके देश के, इसके संसाधन पर कब्जा। ठीक, साथ में इसके जो लोग हैं, लोग जनता, इसको भी एक वस्तु जैसा समझा जाएगा, वस्तु जैसा यूज किया जाएगा, वस्तु जैसा यूज मतलब कुल मिला के दास, दास बना लिया जाएगा। इसको खरीद बिक्री किया जाएगा, इसका खरीद बिक्री सब होगा। समझ रहे हो, मतलब लोग और जनता तक। अभी संसाधन पर तो पूरा कब्जा ही है, संसाधन समझते हो ना, पैसा कौड़ी खनिज जो भी आपका संपत्ति है, संपत्ति पर तो कब्जा रहेगा ही, गुलाम देश हो तो। साथ में आपका जो लोग हैं उस पर भी खरीद बिक्री, साथ में खरीद बिक्री यहाँ भी होगा, और यहाँ ले जाकर अपना दास बनाकर रखेंगे, अपना दास बनाकर भी रखेंगे। और ये बहुत दिन तक आपका चला है, अफ्रीका के लोगों को दास बना के रखा गया था यूरोप द्वारा। तो ये उदाहरण अगर देखना है तो यूरोप द्वारा अफ्रीका को क्या बना के रखा गया था, दास नहीं, गुलाम देश। अफ्रीका क्या था, गुलाम था। तो गुलाम मतलब समझ जाना कि यहाँ अफ्रीका के लोगों को ले जाके कहाँ बेचते थे, यहाँ, क्योंकि अफ्रीकन लोग क्या होते थे, काले होते थे। हम सांवला हन, यमनाती काला हो, यमनाती काला, और ये लोग क्या होते थे, गोरे। तो गोरे का कहना था हम लोग भगवान हैं, आप लोग हमारे काला, ठीक है, आप लोग कहाँ हो, धूल मिट्टी दास हो, हम लोग क्या है, ऊपर से भगवान ने भेजा है। और आप लोगों को क्यों भेजा है, हम लोग भगवान हैं तो आप लोग क्या हो, सेवादार हो, आपको सेवा करने के लिए भेजा है। ऐसे करके डरा धमका के इनसे क्या लेते थे लोग, सेवा लेते थे। और दास क्यों बोलते हैं, दास इसलिए क्योंकि दास हो आप, आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाना मिल जाए तो बहुत है, वो खाना भी नहीं मिलेगा इतना, काम कर रहे हो। अभी कैसे होता है, काम कर रहे हो तो आपको मेहनताना तो मिल ही जाता है। उस समय क्या था कि खरीद लिया मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाना वाना मिल गया, मारपीट भी कहूँगा, इसे चपका तो दौड़ से चपका आगे, लात में वो ठोक दी। क्लियर है, तो ऐसे होते हैं गुलाम देश। लेकिन हम लोग क्या थे, उपनिवेश थे। तो यहाँ ये हो गया देश, ये होता है मालिक, ठीक है, और इधर ये देश है, ये हो गया उपनिवेश। अगर उपनिवेश है तो नाम से थोड़ा सा समझ आता है कि ये निवेश, यहाँ वो लोग क्या करेंगे, अपना निवेश करेंगे। निवेश का अर्थ क्या है, अपना टाइम देंगे, अपना समय लगाएंगे। अब समय लगाएंगे तो ये लोग क्या बनाएंगे, यहाँ नियम बनाएंगे, नियम कानून, नियम कानून से पूरा क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। नियम कानून से क्या करेंगे, इसको कंट्रोल, नियंत्रित करेंगे। क्लियर, मतलब पूरा नियम कानून किसका चलने वाला है, इसका। आया समझ में, इस नियम कानून से यहाँ के संसाधन पर कब्जा करेंगे। संसाधन है सेम वैसा ही है, संसाधन संपत्ति सब पर कब्जा रहेगा, कब्जा। लेकिन दोनों में बस इतना अंतर है, यहाँ ये जैसे दास जैसे व्यवहार था, यहाँ दास जैसे व्यवहार नहीं किया जाएगा, दास खरीद बिक्री नहीं। क्योंकि ऐसा वाला कानून ये लोग पारित ही नहीं करेंगे, ये कानून पारित नहीं करेंगे, कानून में नहीं। बाकी अंग्रेज आके यहाँ वो काम किए हैं, अलग बात है। जो कुछ अंग्रेज रहते थे गद्दार बेकार वाले, वो आपको ऐसे बिहेव करेंगे आपके साथ, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप उपनिवेश हो तो आप गुलाम थे। क्लियर है, दोनों में अंतर है। एकदम ऐसा नहीं था कि हर जन को दास समझा जा रहा है, कुछ अंग्रेज थे एकदम खराब। क्लियर है, लेकिन हाँ ज्यादातर अंग्रेज जो अधिकारी रहते थे वो लोग क्या रखते थे, नियम कानून के अनुसार चलते थे। क्योंकि लोग आए थे तो सरकार प्रशासन, जैसे भी कलेक्टर होता है तो उस समय भी कलेक्टर वगैरह सब थे, तो वो लोग नियम कानून के अनुसार चलते थे। हाँ इतना बात है कि ये जो नियम कानून है इसमें आपको हक नहीं मिलेगा, लॉजिकल है। ये किसके फायदे के लिए रहता था नियम कानून, ये अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए बनेगा जो भी नियम कानून है। ये होता है आपका उपनिवेश। कि कोई भी देश दूसरे देश को उपनिवेश बनाता है, इसका मतलब उसके पूरे संसाधन और संपत्ति पर नियम और कानून बनाकर पूरा क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। क्लियर, यहाँ का खनिज होगा, लेकिन वो खनिज कहाँ के लिए यूज होगा, यहाँ के लिए। यहाँ उत्पादन होगा लेकिन वो यूज कहाँ होगा, यहाँ। यहाँ का सोना होगा लेकिन यूज कहाँ होगा, यहाँ। आया समझ में, मतलब पूरा
चूस लिया जाएगा, निचोड़ लिया जाएगा, आपका फल वहां का होगा, खाएंगे ये लोग, मालिक है। आया समझ में? ये होता है उपनिवेश। तो ऐसे ही हुआ था 200 साल तक जब अंग्रेज हमारे साथ रहे, तो जितना भी हमारे देश के जो प्रॉपर्टीज थे सबको कहाँ ले जाते थे लोग? इंग्लैंड। इसलिए तो सोने की चिड़िया थे हम लोग। कहाँ बताया था आपका? कुस्तुन दुनिया। जब पुर्तगाली आया तो यहाँ से क्या ले जाएगा? मसाला। तो फोकट में थोड़ी ना लेगी, सोना लेके आया था। तो हम लोग क्या कमाते थे? व्यापार करके सोना। उस मामले में भारत के पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज के समय भी क्या होने वाला है आपको खुद समझ आ जाएगा। अभी आज वही पढ़ने वाले हैं, भू राजस्व नीति। अब देखो ना यार, अंग्रेज यहां से लूटना चालू कर चुके हैं। सबसे पहला कदम ये था, इलाहाबाद की संधि। बंगाल बिहार उड़ीसा आए क्यों थे? व्यापार करने। मसाला लेंगे, पैसा देंगे और जाएंगे अपना मसाला पकड़ के। अब पैसा यहां से लेंगे, इसी पैसे से, भारत के पैसे से मसाला खरीदेंगे और इस मसाला को कहाँ बेचेंगे? यूरोप में। मतलब हमारे ही पैसे से हमसे ही खरीदारी। आपने दुकान खोला, सोचो ना यार, आपका दुकान है, ये घर है, ठीक है, आपने दुकान खोला, ये दुकान है आपका, आपका ये दराज है जिसमें पैसा है, गड्डी गड्डी। अब एक आया अंग्रेज अधिकारी और आपका पूरा गड्डी उठा लिया, और गड्डी उठा कर थे 500 के ला दे, 500 के ला दे, 500 के ला दे, तोरे पैसा तो ला दीस। अब पूरा सामान ला धरीस, अब कहाँ ले जाके बेचिस? यूरोप में है। मतलब समझ रहे हो, फोकट में आए थे, हमारे ही पैसे से हमसे खरीदारी करेंगे। या तो ऐसे समझ लो कि इस दुकान से गड्डी उठाया और दूसरे दुकान में ले जाके खरीद लिया, मतलब खुद का कुछ नहीं लगा, और इस सामान को कहाँ ले जाके बेच गया? अपने देश में। मतलब यहाँ फुल प्रॉफिट कमाएगा, अपना जेब से जीरो और यहाँ फुल प्रॉफिट। ये व्यापार किसका चलने वाला है? अंग्रेजों का। लॉजिकल एकदम खतरनाक चीज है अब अंग्रेजों का, देख लो, है कि नहीं? तो वही चीज देखना है कि ये लोग भू राजस्व अब इनके हाथ में आ गया है ना। राजस्व क्या करना है? इनको इकट्ठा करना है। तो राजस्व इकट्ठा कैसे करेंगे? अब कई लोग बोलेंगे ए सर कैसे लिखा थे, कई जन रहते ना, पहला वीडियो ही चला देख दिस हो गए तहन, हाँ का लिखा ही है। चलो, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी भू राजस्व। भू राजस्व प्रणाली नाम से क्या समझ आ रहा है? क्या लगता है भू राजस्व प्रणाली का अर्थ? भू मतलब भूमि, राजस्व मतलब पैसा। तो भूमि से जो पैसा मिल रहा है उसको कैसे ढंग के उसको मैनेज किया जा रहा है, क्या प्रणाली है उसका, नियम धियम क्या है, उसी को पकड़ना है। तो अंग्रेज आने से पहले क्या किनका राज चल रहा है इधर? मुगल। किनका है? मुगल, बताया था। तो मुगल के समय मुगल, और इधर नीचे में कौन है? भूमि पर जो राज कर रहे हैं वो कौन है? किसान। किसान से क्या लेंगे लोग? टैक्स लेंगे। तो किसान किसको टैक्स देता था? याद करो, जमींदार को। किसान किसको टैक्स दे रहा है? जमींदार को। और जमींदार किसको टैक्स दे रहा है? दीवान को। और दीवान से होते हुए कहां तक पहुंचता थे? मुगल तक। क्लियर है? ये होता था आपका मुगल के समय टैक्स कलेक्शन, कर संग्रहण। लेकिन अंग्रेजों के समय क्या हुआ है जल्दी बताओ? अंग्रेज, और ये हो गया इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में क्या मिला? बंगाल बिहार उड़ीसा। बंगाल बिहार के उड़ीसा के क्या मिला है आपको? बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार। तो अब कुल मिला के यहां हो गए अंग्रेज। आवाज क्या हो रहा है? झनक रहा है? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो यहां क्या है? मारे गए साले। हेलो 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 हेलो, जैसा भी है पढ़ो, थोड़ा और बेस कम करते हैं। हेलो हेलो हेलो, एम्प्टी फाइल लाभो यार वाला देखो एक बार। चलो, तो क्या है यहाँ? ये दीवानी अधिकार किसको मिल गया है? अंग्रेजों को। दीवानी अधिकार ये मिला अंग्रेजों को। पैसा किसके झोली में जाएगा अब? अंग्रेज के। इधर क्या है? जमींदार। और नीचे क्या है?
किसान, ठीक। ये तो यहाँ से जमींदार के पास, यहाँ से अंग्रेज के पास, यहाँ से कहाँ जाना था, लेकिन मुगल है ही नहीं, मात्र क्या जाना है, पेंशन। तो सभी पैसा कहाँ जा रहा है, सभी पैसा यहाँ अंग्रेज के पास रुक रहा है। क्लियर है, ये चल रहा है आपके अंग्रेजों के समय। अब ये लोग चाहेंगे कि किसान से जो पैसा मिल रहा है, ये किसान के पैसा जो आ रहा है, इसको कंट्रोल करना चाहेंगे। कि नॉर्मल चलता था कि कुछ मिल गया किसान से और यहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ कैसे ढंग के इसको क्या किया जाए, कर संग्रहण किया जाए। इस पर क्या किया, बहुत सारे नियम बने। कर संग्रहण के तरीके, अलग अलग तरीके आएंगे यहाँ से, वही चीज़ हमको समझना है। कर संग्रहण के तरीके अलग अलग क्षेत्र में, कि किसान से कैसे जमींदार वसूल करेंगे और कितना % अंग्रेजों तक पहुंचेगा, ताकि अंग्रेज क्या करे। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनको मतलब है कि किसान मरे, जमींदार मरे, इससे इनको क्या चाहिए, बस पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा। तो पैसा को, कलेक्शन को ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कर संग्रहण को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो ये लोग लगाते रहेंगे, अपना दिमाग तो लगाएंगे। कर संग्रहण को वृद्धि करना है, तो अलग अलग नियम लगाते रहेंगे। अब उसी के लिए ये लोग अलग अलग काम करेंगे। तो सबसे पहले अभी 1712, मैं आपको एक टाइमलाइन समझाता हूँ ताकि आप क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता रहे। टाइमलाइन कर संग्रहण के लिए, भू राजस्व के लिए लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले भू राजस्व इकट्ठा करने का जो आया है इनके 1764 से पहले, तो इनके पास अधिकार ही नहीं था। 1765 में इनको क्या मिला है, अधिकार मिला है। 1765 में क्या मिला, कर संग्रहण का अधिकार। कर संग्रहण अधिकार कहाँ का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। यह शुरुआत है। बाद में जाके इनको बाकी क्षेत्रों का भी क्या मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह 1765 शुरुआत थी। इसके बाद पूरे भारत में ब्रिटिश प्रांत लोग स्थापित करते जाएंगे और जगह जगह क्या करेंगे, कर संग्रहण के लिए अपना अधिकार स्थापित करेंगे। तो शुरू में तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, बाद में पूरे भारत के क्षेत्रों में लोग क्या कर रहे हैं, कर संग्रहण। तो कैसे करेंगे, 1765 से कब तक, 1772 तक। याद करो 1772 तक कौन सी संधि है, इधर ये द्वैध शासन। क्या चल रहा था, द्वैध शासन। नॉर्मल था, जैसे मुगल में जैसे हो रहा था वैसे ही चल रहा है द्वैध शासन। 1772 में जाके खत्म किया जाता है और 1772 में क्या चालू होता है आपका, स्थायी बंदोबस्त। पहले इजारेदारी पहले आएगा, इजारेदारी, ठीक है, ठेका सिस्टम। इसको इजारेदारी को 1770 में क्या किया जाता है, आपको बदला जाता है, अभी मैं बताऊंगा। तो 1772 में क्या आ रहा है, इजारेदारी। जा रहे साथ दे रहे, ऐसे करके याद रख लेना, जा रहे साथ दे रहे, तो जा जा साथ दे के आ, ठीक। तो 1772 के बाद इधर 1792 93 ले लो। 1793 में आपका होगा स्थायी बंदोबस्त। 1792 में क्या चालू होगा, स्थायी बंदोबस्त कानून। ये तरीका है आपके कर संग्रहण का, भू राजस्व का तरीका है। तो पहला इजारेदारी, दूसरा स्थायी बंदोबस्त। इसके बाद आपका और स्टार्ट होगा 1820 में। 1820 में आएगा रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी प्रणाली, ठीक। उसके बाद 1822 के आसपास आएगा आपका महलवाड़ी। हमको ये समझना है कि इस बीच में लोग कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है, कैसे ढंग के चल रहा है, इजारेदारी किसने किया था, ये सब पढ़ना है। तो पहला क्या है, इजारेदारी। दूसरा क्या है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। ये सब अभी याद हो जाएगा, थोड़ा से कनेक्शन से याद करेंगे ट्रिक बना के। पहला हम लोग देख लेते हैं इजारेदारी। तो ट्रिक तो मैं थोड़ा से बताया था इजारेदारी का, क्या है जल्दी बताओ। जा रहे क्या दे रहे, साथ दे रहे हैं, तो इजारेदारी व्यवस्था। तो ये कैसी व्यवस्था, इजारेदारी ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था है, मतलब पैसा संग्रहण के व्यवस्था, ठीक। तो ये कब चालू होगा ऐसे पूछेगा तो 1772 में। कैसे याद रखना है, जा रहे साथ दे रहे, किसने चालू किया पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग अभी क्लाइव के जगह में कौन है, अभी वारेन हेस्टिंग है। तो ये गवर्नर है आपके वारेन हेस्टिंग, बंगाल के गवर्नर, बंगाल गवर्नर बना है।
ठीक है। इसके बाद कहाँ ये स्थापित होगा, तो ये बंगाल क्षेत्र में, बंगाल बिहार उड़ीसा में चलेगा, बंगाल बिहार उड़ीसा में। ठीक, बंगाल बिहार उड़ीसा में क्या चलेगा, ये ठेका पद्धति। अभी समझ आएगा कैसे ठेका है ये। तो अभी याद करो इसको पहले। 1772 कैसे याद रखना है, जा रे सात दे रे, तो 7 दे से क्या आ जाएगा, 7 2, याद होगा। इसके बाद क्या है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग में क्या है, जारे वारे। ठीक है, तो जारे को कौन चालू किया है, वारे ने। जारे को किसने चालू किया, वारे ने। बाकी जारे कहाँ है, बंगाल के गवर्नर है, तो बंगाल बिहार उड़ीसा में। जारे बोली लगा रे, जारे बोली लगा रे। अब ठेका सिस्टम कैसे होता है, ये लॉजिक है ठेका पद्धति से। हुआ क्या था कि अंग्रेजों को पता है इधर अंग्रेज है, अंग्रेज इधर है, अंग्रेज को कहाँ से मिलेगा, जमींदार से। अंग्रेज को जो इकट्ठा मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, जमींदार, क्योंकि जमींदार कहाँ से मांगेंगे, किसान से। ठीक, अब ये जो जमींदारी थे, जमींदार थे, ये जमींदार क्या करते थे, पुराने जमाने के थे, तो कोई जोश नहीं है इसके अंदर में। अब कोई जोश नहीं है तो दिमाग कौन लगाया है, वारेन हेस्टिंग, कि जो जमींदार है वो अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, जमींदार रहेंगे जो ज्यादा हमको क्या ला के देगा, कर ला के देगा। आया समझ में, जो ज्यादा बोली लगाएगा, जो ज्यादा बोली लगाएगा वही क्या है, लगाएगा वही क्या है, जमींदार। कहने का मतलब किसी ने बोला मैं 10 बोरी ला के दूंगा, मैं 10 बोरी कर इकट्ठा करके आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो। क्लियर है। एक ने बोला अरे 10, मैं 12 बोरी लाना हूं ना यार, तो कहते हैं ये 12 बोरी लानी तो 10, चल हट हट साइड। ये यार मैं 15 बोरी लाना था ना यार। अंग्रेजों से क्या है, जमींदार टेंशन लेंगे ना उसका। क्लियर है। तो 15 बोरी वाले को आपने क्या बता दिया, जमींदार। पता चला इसके पास 15 बोरी है ही नहीं। आया समझ में। प्रॉब्लम यहां आएगा कि शुरू में तो बढ़िया था कि 12 बोरी बोला तो दबाव इसका क्या आएगा, बोली लगाएगा वही क्या आ गया, जमींदार। लेकिन ज्यादा बोली का प्रॉब्लम किसको हुआ, ज्यादा बोली लगाया तो इसका दबाव किसके ऊपर आया, देखो किसान के ऊपर। ये समस्या आप देख रहे हो। हालांकि फायदा किसको होना था, फायदा होना था, लेकिन क्या ये सिस्टम चल पाएगा, ये इलॉजिकल जैसा हो गया ना। आपका एक बोली का एक लिमिट रहना था भाई, इधर तो सीमित है, ये उत्पादन तो सीमित है लेकिन बोली तो असीमित हो रहा है। यहाँ मान के चलो 12 कट्टा ही था इसके पास उत्पादन, इसने 13 बोरी लगा दिया, 13 कट्टा। अब 13 कट्टा क्या इसको 13 कट्टा मिल जाएगा अंग्रेज को बोली लगाने बस से, नहीं मिलेगा। तो ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम देने वाला है कि वही क्या बनता है, जमींदार बनता है। और इसमें ऐसा होता है कि ये 5 साल के लिए बनेगा। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए क्या बन जाता है, जमींदार। अब लॉजिकल बात क्या क्या है, अब सोचो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा इसमें, क्या प्रॉब्लम आएगा। पहले तो 5 साल है, 5 साल में उत्पादन एक जैसे नहीं रहता है। क्लियर है। इसने बोली लगाया होगा जो भी, लेकिन हर साल वैसा उत्पादन आएगा तब ना उतना देगा। मान के चलो पिछले साल हुआ था 20 कट्टा, अब उसको देखकर ये बोल दिया मैं 12 कट्टा जमा कर दूंगा, लेकिन इस साल हुआ 12 कट्टा, लाएगा कहां से, खुद के लिए भी तो रखना है। कहने का मतलब इधर 12 कट्टा देने का वादा किया है, सोचो इधर 12 कट्टा देने का वादा किया है, तो क्या किसान से 12 कट्टा ही लेगा क्या, नहीं, इधर से तो क्या लेगा ये 14 कट्टा किसान से, 2 कट्टा अपने पास भी तो रखेगा। दबाव किस पर आ रहा है, किसान पर। किसान के पास तो है ही नहीं, है ही नहीं, या कुछ बच ही नहीं रहा है, कुछ बचा ही नहीं। तो किसान क्या मेहनत करना चाहेगा, अरे भाई सोचेगा जितना उत्पादन करते हैं उतना तो यार उठा के लेके जाते हैं, मन फालतू क्यों लगे रहे इसके पीछे। तो किसान क्या करेगा, फिर किसान क्या करेगा, किसानी छोड़ेगा। बहुत सारे किसान क्या छोड़ दिए, किसानी, किसानी छोड़ शॉर्टकट अपना, खाना भी तो खाना है। ऑप्शन क्या है, चोरी और डकैती, अंग्रेजे घर में घुस के चोरी करना। क्लियर है। तो कुल मिला के ये वाला सिचुएशन आ गया कि किसान विद्रोह कर रहे हैं, किसानी छोड़ के सब कर रहे हैं।
तो प्रॉब्लम अच्छा होना था, फायदा होना था, लेकिन लॉस। ठीक है, कर संग्रहण और कम देखने को मिला था। कर संग्रहण क्या हो गया, कम, क्योंकि ये हो ही नहीं पाया, ये भी हो ही नहीं पाया, क्योंकि ये इलॉजिकल था। ये प्रॉब्लम आया किसमें, इजारेदारी। तो इजारेदारी को पूरा ऐसे कनेक्ट करोगे तो कनेक्शन क्या था, जा रे साथ दे रहे, साथ दो, जा रे वारे, वारे मतलब वारेन हेस्टिंग, कहाँ लगा है ये, बंगाल बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्र में। जा रे क्या लगा रहे, बोली लगा रहे, मतलब कैसा वाला बोली लगाना है, ठेका पद्धति। अब ठेका में किसको देना है, जो ज्यादा बोली लगाएगा वही क्या बनेगा, जमींदार। लेकिन ज्यादा बोली लगाओगे तो दबाव किस पर है, किसान पर। ज्यादा बोली लगा दिया, समझ में आता, लेकिन फायदा होना था, लेकिन किसको फायदा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये 5 साल है, उत्पादन फिक्स नहीं होता है। उत्पादन क्या नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। और उत्पादन फिक्स नहीं है तो आपने जो बोला है वो कैसे फिक्स हो सकता है भाई। क्लियर है, ये सब प्रॉब्लम के कारण शुरू में 5 साल को क्या कर दिया, 1777 में जाके इसको क्या कर दिया था, 1 साल, कि अब हर साल क्या करेंगे, ज्यादा बोली लगाने वाले को क्या करेंगे, जमींदार बनाएंगे। कि 5 साल नहीं, हर 1 साल में क्या करेंगे, रिवाइज। तो 5 साल पहले, उल्टा हो जाए सन में, तो 72 के बाद 71, भूतकाल में जाके 1 साल हो जाए। ठीक है, तो 5 साल बाद इसको चेंज किया था। तो पहले 5 साल तक जमींदार रहता था, अब 1-1 साल में क्या होगा, जमींदार सिस्टम चेंज होगा। ये सिस्टम क्या है आपका, इजारेदारी। यहां से प्रश्न कैसे आएगा, सबसे ज्यादा प्रश्न ये आएगा। तो मैं फैक्ट को इधर लिख दिया और पद्धति से बहुत कम प्रश्न आता है। थोड़ा बहुत प्रभाव बोल सकता है, कि जमींदार ज्यादा बोली लगा रहा है तो ज्यादा हो गया इनका कर संग्रहण, बोलेगा तो झूठ बोल रहा है। ज्यादा कैसे होगा, बोली लगाने से थोड़ा उत्पादन ज्यादा हो जाएगा, और कम हो गया। क्लियर है, तो इजारेदारी वाला आपका ये टाइमलाइन के हिसाब से ये खत्म। ये देखो 1770 में क्या हुआ है, इसका 1 साल। फिर कौन सा बंदोबस्त आया, स्थायी बंदोबस्त। इसको देखते हैं, नाम से समझ आ रहा है क्या किया जाएगा अब, स्थायी। बोली लगाने में स्थायी था क्या, बताओ, क्या एक ही प्रकार का कर मिलेगा क्या बोली लगाने में, नहीं, बोली के हिसाब से कम ज्यादा होते रहता था। अब क्या कर दिया अंग्रेजों ने, इस बंदोबस्त को क्या कर दिया, स्थायी। बंदोबस्त का अर्थ होता है आपका पैसा, बंदोबस्त है नहीं जी, मतलब पैसा कौड़ी। जब भी बात आता है तो क्या बोलते हो आप, बंदोबस्त वगैरह करे नहीं, नहीं होते यार, बंदोबस्त नहीं होते, थोड़ा कम पड़ा थे, ऐसे कहीं बोलते ना। तो वही बंदोबस्त मतलब क्या होता है, पैसा कौड़ी। तो स्थायी है, तो स्थायी कब स्थापित होगा, ये फिर से ये वाला प्रश्न बनेगा 1793 में। कब आएगा, 1793 में। ठीक, पूछेगा कि किसने लाया, तो कार्नवालिस ने, लॉर्ड कार्नवालिस, ये गवर्नर है। ठीक है, बंगाल का क्या था, ये गवर्नर था, तो उसने लाया। उस समय वारेन हेस्टिंग था तो उसने लागू किया था। लॉर्ड गवर्नलिस, गवर्नलिस कौन है भाई, मैं गवर्नर बोला तो रहा हूँ, और कार्नवालिस दोनों मिलके गवर्नलिस हो गए। ये देखो दिमाग। इसके बाद क्या देखते हैं, कौन से क्षेत्र में लागू होगा, तो ये वही बंगाल बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्रों में, बंगाल बिहार उड़ीसा क्षेत्र में क्या होगा लागू। थोड़ा बहुत अगर बोलेगा तो यूपी का क्षेत्र टच होता है क्या, तो आप बोल सकते हो आप पश्चिम यूपी, पश्चिम नहीं जी, पूर्व वाले पूर्वी यूपी में। ठीक है, और थोड़ा बहुत ये कर्नाटक का, उत्तरी कर्नाटक बोल सकते हो। कर्नाटक रीजन जो उस समय होता था, अभी का कर्नाटक नहीं, उस समय का कर्नाटक रीजन का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में थोड़ा बहुत क्या होगा लागू। पहले तो आप बंगाल बिहार उड़ीसा को लोगे। टोटल ये कितना परसेंट था, ये 19%। पूरे भारत के, ब्रिटिश भारत का 19% इलाका में क्या लागू हुआ था, स्थायी बंदोबस्त। क्योंकि अभी 3 बंदोबस्त चलेगा भारत में पूरा, तो 19% में क्या चल रहा है आपका, 19% क्षेत्र में क्या चल रहा है आपका, 19% क्षेत्र में आपका स्थायी बंदोबस्त चल रहा है। इसको यहाँ ही लिख देता हूँ ताकि अलग से आपको याद है। तो अभी ब्रिटिश क्षेत्र ना, पूरे भारत का 19% नहीं, जितने इलाकों में ब्रिटेन का क्या है कब्जा है, उसके 19% में क्या चल रहा है आपका, स्थायी बंदोबस्त। कैसे याद रखना है, देखो बंदोबस्त अब एक नहीं है जी, तो बंदोबस्त के बारे में पूछी, कैसे पूछी, तो सबके बीच में पूछ देते का, कोई आ रही घर में, तो फूफा है, फूफा है, बनना चाहे,
बंदोबस्त आवे कि नहीं है जी, ऐसे कही आगुम थोड़ा ना पूछी एती आ तो रे एती है चल एती है बंदोबस्त आवे कि नहीं है। तीर में आनी पहली है क्या करी तीर में आ तीर में आ आनबे कि नहीं आनबे तेला बता पहले मैं जात हूँ फिर मैं डेरा नहीं बनू ठीक है तीर में आनबे ठीक है तो तीर में आनबे पहले बंदोबस्त के लिए पहले तीर में बुलही और कान में चुपचाप तीर में आनबे कैसे बोली कान में चुपचाप बोलना है क्लियर है। और बाकी तो बंगाल यह भी मैप से समझ आ जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैं याद करा दिया। बंदोबस्त तीर में आन के कान में बोलना है कान से क्या जाएगा कार्नावलिस। स्थाई का मतलब क्या था यहाँ कि आप जो संग्रहण कर रहे हो उसको क्या कर दिया जाएगा स्थाई। यहाँ कौन है अंग्रेज अंग्रेज के नीचे जमींदार जमींदार के नीचे किसान ठीक। ये जो किसान है इससे आप कर संग्रहण जितना भी करोगे हमको एक फिक्स दोगे अब बोली लगाने की जरूरत नहीं है बोली बंद हमको दोगे आप 10/11 हिस्सा 10/11 हिस्सा क्या हो गया आपका फिक्स्ड हो गया। यह हो गया स्थाई इसका मतलब है स्थाई। और 1/11 रखोगे टोटल 11 भाग करोगे उसमें का 1/11 भाग रखोगे और कितना दोगे हमको 10/11 भाग। इसका मतलब क्या समझे कि अगर किसान से आपने क्या किया 55 क्विंटल धान लिया मान के चलो 55 बोरा धान लिया यहाँ से आपने कितना लिया 55 बोरा धान लिया तो 55 बोरा का 1/11 करो क्या आएगा 5 बोरा। तो 55 का 1/11 कितना बोरा आया 5 अपने पास रख लिया और बचा कितना 10/11 मतलब 50 10/11 निकालोगे ना 55 का क्या आएगा 50 किसके पास जाएगा मतलब ये फिक्स्ड कर दिया। समझ आ रहा है। ये 55 की जगह अगर 66 रहता तो 6 बोरा रखते और कितना देता वो 60 बोरा कहाँ भेजते ऊपर। समझ आ रहा है। ऐसे करके आपको निकालना है आपको नहीं निकालना है वो निकालते थे कहाँ निकालना है आपको। अब ये तो था पहला कि फिक्स्ड कर दिया ये तो पहले से दिखता है स्थाई। और क्या किया क्योंकि आपको मिल रहा है तो ये स्थाई करना है ना तो उत्पादन भी स्थाई हो इसलिए जमींदार का नियम बनाया गया कि आप किसान को कहां से उत्पादन मिल रहा है कोई दूसरा लाके दे रहा है क्या नहीं कहां से भूमि से कहां से मिल रहा है। तो जमींदार कहां भूमि में क्या करेगा पैसा निवेश करेगा पैसा निवेश कुछ पैसा कहां निवेश करेगा भूमि में। क्यों भाई उर्वरक बढ़ाने के लिए भूमि को क्या बनाना है उपजाऊ। क्यों बनाना है भाई सोचो ना अंग्रेज का दिमाग लगा रहे हैं देख रहे हो क्या कि भूमि से ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा कर आएगा उसका 10/11 हमको मिलेगा। ये दिमाग आपको भी तो 1/11 मिलेगा इसलिए आप भूमि में क्या करो निवेश करो। अब लॉजिक लगाओ यहाँ किसान खुद निवेश नहीं करता है। सोचो ना यार अभी अगर आपका खुद का भूमि रहे मैं बोलूँ माटी लेकर एक बार डिपरा होतेगा ट्रैक्टर लगा के धान खिंचवा दे पैसा लागी जी। खुद का खेत है ना खुद का खेत है फिर भी उतना नहीं करेगा वो कि खाद डलवा दीजिए खाद गोबर खाद मस्त उपजाऊ रही तो जमीन है पैसा लागी जी। तो क्या जमींदार दूसरे के खेत में करेगा उतना नहीं। तो ये अंग्रेज भले नियम बनाया है स्थायी बंदोबस्त में लेकिन यहाँ ये काम कौन नहीं करने वाला ये होगा ही नहीं जमींदार ने किया ही नहीं। उल्टा और हो गया कि उत्पादन कम हो रहा है और इधर आप टैक्स को और ज्यादा ये लोग ले रहे हैं ठीक है। दूसरी बात और क्या कर दिया स्थाई चाहिए किसको हमको तो बस एक हिस्सा हमको क्या चाहिए स्थाई क्योंकि इसके पहले इजारेदारी में इनको लॉस हुआ है यहाँ लॉस ना हो इसलिए यहाँ एक नियम और लागू कर दिया स्थाई चाहिए। स्थाई से स्थाई चाहिए करके उत्पादन बढ़ा रहे थे लेकिन ये काम नहीं किया और स्थाई चाहिए करके जमींदार में यहाँ नियम लगा दिया सूर्यास्त नियम लागू। अब ये सूर्यास्त नियम सूर्य का क्या हो रहा है अस्त। इसका अर्थ है कि सूर्य अस्त होने से पहले आपका जो टैक्स है कहां तक पहुंच जाना चाहिए अंग्रेज के पास ये यहाँ ऊपर जाना चाहिए तय तिथि जो भी तिथि तय होगी कि फलाना डेट में तय तिथि में
सूर्य डूबने से पहले, सूर्य अस्त होने तक, होने से पहले क्या होना चाहिए, टैक्स जमा, और ना हुआ तो जमींदारी बदल दिया जाएगा। ठीक है, जमा नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो जमींदारी खत्म, जमींदारी दूसरे को दे दिया जाएगा, जमींदारी दूसरे को दे दिया जाएगा। समझ आया? अब शुरू में लोग निवेश तो कर नहीं रहे थे, तो बाद में कौन नियम आया कि जमींदारों को क्या कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया। यहां जमींदारों को भी क्या कर दिया जाएगा, स्थायी, जमींदारों को स्थायी मतलब मालिक, जमींदारों को भी क्या कर दिया, स्थायी मतलब जमींदार पहले क्या होते थे, केवल टैक्स संग्रहण करते थे, किसान का जमीन होता था, लेकिन स्थायी किसको कर दिया, जमींदार को, कि जमीन आपका है अब, मतलब पूरा मालिकाना हक किसको दे दिया, जमींदारों को। और इधर किसान, किसान क्या करेंगे, किसान अपने ही जमीन पर क्या हो गए, किराएदार, किसान अपने ही जमीन पर किराएदार। ये देखो नियम से आपका शोषण चल रहा है, नियम लागू शोषण चालू। ठीक है, तो अंग्रेज भले आपको गुलाम नहीं बना रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे नियम बनाएंगे जिसमें केवल अपना फायदा देखेंगे। इसमें उनका क्या फायदा था, जमींदार क्या हो गए उनके, जमींदार क्या हो गए, लॉयल हो गए ना भाई, क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, ईमानदार। जमींदारी वर्ग क्या हो गए, अंग्रेज के प्रति ईमानदार, ये लोग बन जाएंगे कुत्ता। ये जल्दी याद रहेगा आपको, जमींदार लोग उनके सामने ये पूछी हिलाने वाले। तो यही जमींदार वर्ग 1857 के क्रांति में किसके, या इंडियन थे लेकिन किसके साथ काम करेंगे, अंग्रेजों के साथ। और ये किसके विरुद्ध रहेंगे, आपके भारतीयों के, क्योंकि इनको फायदा कहां से हो रहा है, इसलिए तो 1857 की क्रांति आपका फेल्ड है। फेल्ड होने का एक कारण ये था, तो किसान अपने ही जमीन पर क्या बन गए हैं, किराएदार। ये सब प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिल रहा है, और ये आप देखोगे तो इसका परिणाम क्या होगा, विद्रोह होगा। और लॉजिक लगा सकते हो, आप किसान रहोगे और आपका जमीन हड़प लिया जाए तो आप क्या क्या करोगे, वो उस समय हुआ होगा। रटने की क्या जरूरत है भाई, मेरा जमीन है, अब मेरा जमीन 2 एकड़ है मान के चलो, उसको हड़प लिया तो मैं क्या करूंगा, मारूंगा किसी को जाके, ठोकूंगा, या तो नक्सलाइट बन जाऊंगा, जो मन में आएगा वो करूंगा। क्लियर है? तो वैसे ही वाली बात उस समय हुई होगी। ये पूरा फ्लो चार्ट में आपको समझाने का प्रयास है। ठीक है, तो ये क्या है आपका स्थायी बंदोबस्त। क्या था स्थायी बंदोबस्त, पहले बंदोबस्त एक ही के कौन है, तीर में आन थे और कान में पुष्ट थे, तीर से 93 और कान से कौन से क्षेत्र में लागू हो रहा है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कहाँ 19% ब्रिटिश क्षेत्र में। कैसा था ये, अंग्रेज, जमींदार और कौन होते थे, किसान। लेकिन यहाँ अंग्रेज ने क्या किया, स्थायी किया। किसको स्थायी किया, अपने टैक्स को। कितना स्थायी किया, 10/, कहां से मिलेगा, जमींदार से। जमीन कितना रखेंगे, 1/11, किसका, टैक्स का। समझ आ गया? ठीक है, और साथ में स्थायी किसको करना है, जमीन के उत्पादन को। तो उत्पादन में क्या करना चाहिए, जमीन में निवेश, लेकिन करेगा नहीं। इसके बाद क्या होगा, जमींदार, जमींदार को क्या बना दिया, मालिक। और ये ऐसा वैसा मालिक नहीं था, आगे जाके ये वंशानुगत भी है। कहने का मतलब जब तक जमींदार क्या है, कुकुर है उसका, तब तक उसके बेटा भी कुकुर बनेगा, उसका बेटा कुकुर बनेगा, दूसरा का बेटा कुकुर नहीं बनेगा, सीधी सी बात। क्लियर? लेकिन सूर्यास्त तक पूछी नहीं हिलाया तो उस कुकुर को हटा के दूसरा कुकुर की भर्ती ले जाएंगे। मतलब पूरा किसके हाथ में है जमीन, अंग्रेजों के हाथ में है, सीधी सी बात। तो ये यहां से आपका पूरा क्या हो गया, स्थायी बंदोबस्त। क्लियर है यहां तक? अब क्या आएगा स्थायी के बाद, रैयतवाड़ी। क्या आएगा, रैयतवाड़ी। तो आपको एक मैप से समझाते हैं तब समझ आएगा जल्दी से। बंगाल, बंगाल किधर है, ये वाला क्षेत्र है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये क्षेत्र है। ठीक, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, पश्चिम यूपी। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब आएगा इसमें। और इधर ये क्या है आपका, बॉम्बे। ठीक है, ये क्या कहलाता है, मालाबार। क्या कहलाता है ये, मालाबार। ठीक, ये क्या है, बॉम्बे। ठीक, और ये पूरा लगभग दक्षिण वाला इलाका है। ठीक, ये कौन सा क्षेत्र है, असम। अब देखो मैं क्या बना रहा हूं,
ताकि आपको एक बार में समझ आ जाए। सबसे पहले अभी क्या पढ़े हो आप? स्थायी बंदोबस्त। तो अंग्रेजों के ये वाला जो इलाका है जिसमें लोग कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ लागू किया स्थायी बंदोबस्त। यहाँ क्या लागू करेंगे लोग? रैयतवाड़ी। नीचे में क्या चालू होगा? रैयतवाड़ी सिस्टम। यहाँ होगा महलवाड़ी। महलवाड़ी। ठीक। अब क्या बोला, कहाँ कहाँ होगा, तो मैं एकदम छोटा छोटा लिख देता हूँ। ये कौन कौन सा क्षेत्र आएगा इसमें? बंगाल आएगा, और क्या आएगा? बिहार। इमेजिन करना है बस, यहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला मोटा मोटा क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा से कर्नाटक का उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र, तो ये छोटा क्षेत्र है। ठीक है। अब इसके बाद महलवाड़ी में क्या आएगा आपका? इधर पंजाब वाला इलाका आएगा, देख लो क्या आएगा? पंजाब। और क्या आएगा? पंजाब है, यूपी है। ठीक है। और क्या है? हरियाणा वाला छोटा क्षेत्र है। और क्या आएगा? पंजाब, यूपी, हरियाणा। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा, उत्तर पश्चिम है ना भारत का ये। और इधर क्या आएगा? देखो बॉम्बे, मालाबार पहले लिख दिया हूं, ये दक्षिण का पूरा इलाका। और इसमें रैयतवाड़ी में आपका ये ध्यान में रखना, रैयतवाड़ी इधर भी लागू हुआ है। इधर इधर क्या क्या है? इसको आप बोलते हो पूर्वी बंगाल। पूर्व में ये पश्चिम बंगाल है, तो उधर क्या हो जाएगा? पूर्वी बंगाल। और क्या? असम। इसमें भी क्या लागू हुआ है आपका? रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी अभी पढ़ेंगे तो ये है। ठीक। इसके जो संस्थापक थे अभी बताया आपको। अच्छा, कब हुआ है संस्थापन? ये 1793। बंदोबस्त तीर में आन के पूछी। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी दो बार स्टार्ट हुआ, एक बार 1800 मतलब 1792 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बंद हो गया था। इसको 1820 में क्या किया गया? एक्सटेंड किया गया। ठीक है। मतलब ये पायलट प्रोजेक्ट था, ट्राई मारत रिसेमन। ठीक है। एक्चुअल में कब से कंपलसरी हुआ? 1820 से। महलवाड़ी 1819-22 में ऐसे करके बोला जाता है, तो 22 लिख लेते हैं। ठीक। अब इसमें रैयत में आएगा आपका, जो थे वो थे कर्नल रीड, कर्नल रीड। और इसमें थे आपके थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो। ठीक। तो कर्नल रीड में इसको पहले बोलते थे आपका, इसको बोलते थे 12 महल क्षेत्र। ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, ये था 12 महल क्षेत्र। इस 12 महल क्षेत्र में पहले लागू किया था किसने? कर्नल रीड ने। कब? 1792 में, रैयतवाड़ी। फिर बाद में जाके थॉमस मुनरो ने इसको क्या किया? पूरे इस क्षेत्र में लागू किया और विस्तार दिया। ठीक है। तो थॉमस मुनरो ने ये शुरू किए थे, इन्होंने क्या किया है? विस्तार। दोनों में से एक जन का नाम रहेगा ये। ठीक। इधर 1822 में किसने चालू किया है? हॉट मैकेंजी, हॉट मैकेंजी। और एक था बर्ड, मार्टिन बर्ड, मार्टिन बर्ड। तो अब कैसे याद रखना है? देखो, स्थायी बंदोबस्त तो हो गया है। कौन है भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका तो याद करवा दिया हूँ, ट्रिक को वहां लिखेंगे, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो रायता खाना है, रायता। कभी कभी खाद खाद पढ़त रहन था, गिर जाते, रीड रीड करत रहे ना, रायता है पुस्तक में गिर गए वो होते। जब स्कूल पढ़त रहा ना, तो कैसे बाद में पलट बन कहूँ का मिक्सचर के दाग पड़े है। इनमें है कि नहीं है एक्सपीरियंस? कहीं करो कुछ रोटी के दाग पड़े, नहीं तो कहूँ का चटनी के दाग पड़े है। तो वो रहता ही है, जो बुक पढ़ते पढ़ते खाते हैं उनके साथ में होता ही है। तो रीड करते करते रायता, रायता खाए थे, रीड करते करते रायता गर्म रही कि कामे भर में? थर्मस में, थॉमस। ठीक है। तो रायता गर्म रही कि थॉमस मुनरो। ठीक है। तो थॉमस में भरो, थॉमस भरो। ठीक है। थॉमस मुनरो, थॉमस रो है वो वाला, वहां भी मुनरो लिख दिए थे गलती से, उसको रो ही करना। ठीक है। तो रायता थर्मस में भर के भरो, थर्मस में भरो। ठीक। और इधर क्या है? रायता 20 बन जो थे अगर थर्मस में भर दूता, ऐसे करके याद रख लेना। इसके बाद क्या है? महल। महल वो झोपड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर हम लोग इंग्लिश नहीं है, हमको कुछ नहीं आता।
झोपड़ी को क्या बोलते हैं? हट क्या बोलते हैं? हट मतलब हाट होता है जी वो बाजार। चलो हाट से ही करने, वो याद नहीं है तो फिर वो ट्रिक बनाना भी बेकार है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, हाड़ बाजार होता है ना, महल के सामने क्या है? हाड़ बाजार। महल और बाड़ी, महल और बाड़ी में पहली तो बारिश होते, देखो महल और बाड़ी में क्या होते हैं? बारिश। महल है और बाड़ी है, महल में चढ़ के बाड़ी में देखा था बजो झोर 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 बारिश होते। ठीक है, और महल के ऊपर में क्या बैठे हैं? चिड़ई, बर्ड। तो महल से कनेक्ट करेंगे इसको कि महल के सामने में क्या है? हाट बाजार है, और वो महल में बर्ड बैठे हैं, और महल बाड़ी में क्या होते हैं? बारिश। रायता कारी से रायता खात खात रीड करते रहे ना, और रायता का में भरे थर्मस में, ऐसे करके कनेक्ट करोगे। ठीक है, अब ये इमेजिन हो जाएगा, मैं पूछ रहा हूं तो। ठीक है, ये जो है मात्रा 19% क्षेत्र में दिख रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा हो सकता है? लॉजिक लगाओ। रैयतवाड़ी। ठीक है, तो रैयतवाड़ी लगभग ब्रिटिश क्षेत्र का आधा है, ये 51%, लगभग आधा, मतलब 50 और 1 51, तो कितना हो गया देखो, कितना हो गया? 70, कितना बचा? 30। 30% मतलब महलवाड़। 30% क्षेत्र में क्या चल रहा है आपका? महलवाड़। तो ये 19, ये 51, इसको याद रखना, 51, फिर 51 में क्या जोड़ा? 19, तो 70, और ये 30, और ये पूरे क्षेत्र में आपका लागू है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इधर से हम लोग स्थायी बंदोबस्त कर चुके थे, रैयतवाड़ी में आए थे। हमारे पास है मात्र 10 मिनट, जल्दी जल्दी करते हैं। 30 मिनट? अरे अंग्रेज का अपना आ गया है, आपको समझ नहीं आएगा अभी। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी में क्या समझ में आता है आप लोगों को? चलो बैठाओ। कब चालू हुआ? अरे पहले चालू हुआ 12 महल में, 1792 में। रायटा की, रायटा पी के बयान देना है, 92। ठीक है, या रायता पी के 92, रायता पी के 92, थर्मस में काबन नहीं रखे, 20 बन गए पूरा। क्या हो गए? 20 बन गए हैं। 1792 में क्या है आपका? कर्नल रीड, रीड कर रहे थे, रीड करते करते क्या पढ़ रहे थे? रायता पी रहे थे। और इधर क्या है आपका? थॉमस में भर रहे थे, तो थॉमस, थॉमस में भरो, मुनरो। ठीक, और इधर इसके बाद क्या है? क्षेत्र, क्षेत्र क्या क्या आएगा? बॉम्बे। पहले तो 12 महल से चालू होता है, ये यहाँ लिख देता हूँ, ये 12 महल से स्टार्ट हुआ, बाद में इन्होंने क्या किया? इसका विस्तार किया। ठीक, तो शुरू में तो ये तमिलनाडु क्षेत्र में स्टार्ट है, पूरा कर्नाटक क्षेत्र में पूरा चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका ये नीचे क्या है? मालाबार, मालाबार तट जानते हो ना? ठीक, इसके बाद बॉम्बे, बॉम्बे में भी लागू है, असम और पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल और असम, ये सब क्षेत्र में लागू है। तो कितना परसेंट हो गया? 51% में लागू है। ठीक, ट्रिक, ऊपर का ट्रिक। तो यहाँ से रायता, ठीक है, का करीस 92, और रायता कैसे पिया थे? पढ़त पढ़। ठीक है, 92, काबर की का बन गए? 20 बन गए। थर्मस में भरो कहा थे? थर्मस में भरे नहीं है, थर्मस में भरो। ऐसे करके थोड़ा सा कनेक्शन करके याद रखना। एक्चुअल में ये रैयत है क्या चीज, अब वही चीज आपको समझना है। तो यहाँ जो आप देखते हो, ये वाला जो इलाका है, कौन सा इलाका हम लोग देख रहे हैं? ये भारत का कौन सा क्षेत्र? दक्षिण। तो यहाँ एक्चुअल में मुगल यहाँ थे, तो यहाँ जमींदार थी, यहाँ जमींदारी नहीं है। अब जमींदार ही नहीं है, गड़बड़ है, जमींदार नहीं, टुन 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 गए हो गए। ठीक है, तो यहाँ सीधा क्या होता था? ये किसान होते थे, क्या है? किसान। अब जमींदार तो है नहीं, तो अचानक से जमींदार लाए कहाँ से? किसान से सीधा क्या चाहिए? किसान से सीधा टैक्स कहाँ जाएगा? अंग्रेजों तक। ये था रैयतवाड़ी, यार सरल। ठीक है, तो किसान ही रैयत कहलाते थे। दक्षिण में रैयत का अर्थ ही होता है किसान। ठीक है, इसलिए इस मेथड को ही क्या बोल दिया गया? रैयतवाड़ी। अब जमींदार होते थे तो जमींदार देख लेते थे कि कितना कितना क्या करना है, टैक्स वसूलना है। लेकिन अभी अंग्रेज अधिकारी द्वारा, अंग्रेज अधिकारी द्वारा क्या किया जाएगा? उपज के आधार पर, किसके आधार पर? उपज के आधार पर क्या किया जाएगा? कर का निर्धारण किया जाएगा।
कर का निर्धारण, ये सिस्टम कहाँ लागू है? पूरा सब जगह नीचे तरफ। क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या हुआ होगा, लॉजिक लगाओ। कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है? आप लोग अंग्रेज हो, क्या करोगे आप लोग? ठीक है, मतलब यहाँ बढ़िया चलता अगर अच्छा खासा होता उपज के आधार पर, लेकिन अधिकारी क्या हो गए? भ्रष्ट। देख भाई, क्योंकि जो अधिकारी जाएगा वो कल तोर खेत के कितना उत्पादन? अच्छा 20, 15 लिख दूं, देख मुलाकात पे बता, है ना? है ना? 2-3 ठन लेके देन दे की बात करना है यार। चल ठीक है, 10 लिखा तो 2 मोला दे तो 3 ठन बाची ना। ऐसे वाला आता है कि नहीं आता है घर में ऐसे लिखने वाला? कुल मिला के अधिकारी क्या थे? भ्रष्ट थे, इसलिए ये वाला जो सिस्टम है थोड़ा से खराब चल रहा है। ठीक है, सिस्टम थोड़ा से क्या हो गया? खराब। लेकिन खराब रहे या मत रहे, अभी देखो भारत सरकार के भी सिस्टम चल रहा है, उसमें भी अधिकारी भ्रष्ट है, तो इसका मतलब क्या वो सिस्टम बंद हो जाता है क्या? चलता ही रहता है वो सिस्टम। क्लियर है? वैसे ये सिस्टम चल ही रहा था, अंग्रेजों को तो उतना कर मिल ही रहा था जितना मिलना था, लेकिन हाँ किसानों पर यह भी दबाव था कि किसान पर यहाँ भी दबाव है, तो ये लोग ऋण जाल में फंस जाते थे इस चक्कर में। ठीक है, तो एक अगर ऐसा कुछ बोल दे कि ऋण जाल में फंस जाते थे किसान, पैसा ज़्यादा लग जाता था, कर ज़्यादा हो जाता था। अगर कोई किसान नहीं मांग रहा है तो उसका क्या हो जाता था? कर ज़्यादा, और कर ज़्यादा हो गया तो उसी को भरने के लिए फिर वो ऋण लेता था। उत्पादन नहीं हुआ, फिर से ऋण लिया। अब उपज के आधार पर करना था, लेकिन कर को ज़्यादा निर्धारित करने के कारण क्या हो जाता था? किसान ऋण जाल में फंस जाता था। तो ये वाला ऐसे करके याद रखोगे। तो यहाँ जमींदार नहीं है तो किसान से डायरेक्ट क्या होता था? अंग्रेजों तक क्या पहुंचता था? कर। तो ऐसे पूछेगा ये कि क्या होता था? रैयतवाड़ी। तो रैयत मतलब किसान, कनेक्ट कैसा होगा? रैयत मतलब किसान। बस इतना याद आ गया, मतलब जमींदार को आप साइड करोगे। ठीक, इसके बाद क्या आएगा? रैयतवाड़ी के बाद महलवाड़ी। सबके नाम में ही लिखा है, कुछ याद नहीं करना है आपको, बस हिंट को पकड़ना होता है। महलवाड़ी प्रणाली में, तो महलवाड़ी प्रणाली मतलब क्या आएगा? सबसे पहले तो कब आया था जल्दी बताओ? 1822 में। कई जगह 19 लिखा हुआ मिलेगा, तो संभाल लेना। 1822 में कौन है भाई? हॉट मैकेंजी, गंजी का। घर में गंजी करके भी याद रख सकते, घर में मैकेंजी। ठीक है, घर में कैंची गंजी, घर में, घर के बाहर में तो हॉट रिसर्च है। इसके बाद किसने इसमें काम किया है? मार्टिन बर्ट। तो महल के ऊपर में क्या बैठे? चिड़ई। महल बना दे तुम्हारा नंबर, ये महल। चिड़ई बनाना, एक का चिड़ई बनाया था सर, कोकड़ा बना। यहाँ बैठ गया। इट्स बर्ड। ठीक है, अंग्रेज बर्ड है ये, अंग्रेज का बर्ड है। ठीक है, तो महल के ऊपर में क्या बैठ गया है? बर्ड। और एक सामने में क्या लगे है? हाट बाजार। ठीक है, तो हाट बाजार लगा है इसके सामने में, हाट बाजार ऐसे करके याद रखेंगे, हाट बाजार। ठीक है, महल के ऊपर में क्या चलत है? बारिश होते। ठीक है, तो बाड़ी से भी बट करके कनेक्ट कर सकते हो। बाड़ी से आपने, बाड़ी से क्या तोड़ा? सब्जी तोड़ा, और बाड़ी से सब्जी तोड़ के कहाँ गए? हाट बाजार। ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या याद रखना होता है? क्या? जगह। जगह कहाँ कहाँ? ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम प्रांत पहले लिख देता हूँ, उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, उसके बाद जो पंजाब वाला इलाका है, ठीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ठीक है, हरियाणा वाला इलाका है, इन सब क्षेत्र में क्या चालू है आपका? महलवाड़ी। कितना परसेंट? लगभग 30% इलाका में क्या चल रहा है? महलवाड़ी। तो यहाँ महल क्यों बोला? ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ एक्चुअल में अब किसान नहीं होते थे। वहां जमींदार नहीं होता था, यहाँ किसान नहीं, किसान होते थे, लेकिन किसान के पास जमीन नहीं होता था। महल का अर्थ होता है, आपको ये समझना है, महल, महल मतलब ग्राम, ग्राम संगठन टाइप का। ठीक है, तो ये लोग ग्राम संगठन, एक साथ किसान, ग्राम संगठन मतलब एक साथ
किसान क्या करते थे, खेती करते थे। किसान क्या करते थे, खेती। और जो उपज होता था उसको बांट लेते थे, और उपज को क्या कर देते थे, उपज को बांटते थे। समझ आया क्या चल रहा है, हम लोग खेत को बांट लेते हैं, ये लोग एक जगह पूरा खेती किसानी करेंगे पूरा खेतों में, और जितना उपज होगा मान के चलो 50-100 कुंटल हुआ, 10 लोग हैं 10-10 कुंटल बांट लेंगे। आया समझ में। तो किसानों का क्या होता था, एक साथ खेती होता था। अब एक एक किसान से तो आप ले नहीं पाओगे, तो अब यहाँ से क्या होगा कि ग्राम संगठन के जो मुखिया है, मेन तो यही होगा, ग्राम संगठन का मुखिया जिसको लंबरदार भी बोलते थे, लंबरदार या तालुकदार। तो ये क्या होता था, मुखिया और लंबरदार का जो है ये है दायित्व कि वो टैक्स इकट्ठा करेंगे और कहाँ तक पहुंचाएंगे, अंग्रेज तक पहुंचाएंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तक। ऐसे क्या हुआ, सिस्टम चालू हुआ। ठीक, और आपको लॉजिक लगा सकते हो, अंग्रेज क्या करते थे, उपज के आधार पर, पिछले वर्षों के उपज के आधार पर क्या करते थे, कर निर्धारण, पिछले वर्षों के उपज के क्या निकालते थे, औसत, औसत के आधार पर क्या करते थे, कर का निर्धारण। यह सिस्टम क्या है आपका, महलवाड़ी। तो महल का अर्थ क्या है, महल मतलब गांव होता है, महल मतलब महल नहीं होता है। ठीक है, तो महल मतलब होता है गांव। गांव मतलब एक जगह सब क्या करेंगे, एक साथ किसान खेती उपज करेंगे, इससे मुखिया और लंबरदार क्या करेगा, पूरे गांव का इकट्ठा करेगा, गांव का कर क्या करेंगे लोग, संग्रहण करेंगे, और कहाँ पहुंचाएंगे लोग, अंग्रेज के पास। तो यहाँ जमींदारी का रोल नहीं है, किधर, इधर महलवाड़ी में। क्लियर। तो जमींदारी का रोल किधर था, बंगाल, इसलिए हमारा जो छत्तीसगढ़ ही बंगाल प्रांत में आता था, इसलिए यहाँ भी जमींदार वाला कॉन्सेप्ट दिखेगा आपको। छत्तीसगढ़ में आप जमींदार जमींदार पढ़ते हो, लेकिन उधर जाओगे तो उधर जमींदार नहीं मिलेगा, उधर लंबरदार वगैरह मिलेगा, पंजाब वगैरह में। नीचे जाओगे तो नीचे में अलग मिलेगा। क्लियर। तो ये सिस्टम आपको आज पढ़ लेना है। अब देख लेना है आपको ये नोट्स, जितना मैं पढ़ाया हूँ वही चीज इसमें अभी थ्योरेटिकल बात में लिखा है, और ऐसे पढ़ने पर याद नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको पूरा फ्लो चार्ट में बना दिया। कार्नवालिस याद आ रहा है। ठीक है, 92 में 12 महल में स्टार्ट हुआ था, 1801 में थॉमस मुनरो ने इसको जारी किया, और मुनरो ने भारत में क्या किया, फिर से इसको लागू किया। बीच को छोड़ देना, 92 से क्या करना, सीधा 20। और 1819 कई जगह 19 लिखा बताया था, यहाँ लिखा है हार्ट मैकेंजी। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, बंगाल बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश बनारस वाले भाग में क्या होता था, 19%, ये 51, और ये 30%। ये बीच वाला रैयतवाड़ी कहाँ कहाँ था, देखो मालाबार, कोयम्बटूर, मद्रास, मुंबई, नीचे तरफ मद्रास है ना, कोयम्बटूर भी तमिलनाडु। ठीक है, विस्तार महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल उधर, और असम, ये सब तक क्या फैला था आपका ये। और ये था गंगा घाटी, लिख सकते हो, गंगा घाटी मतलब उत्तर प्रदेश, भारत उत्तर पश्चिम प्रांत, भारत के कुछ ऊपर वाले भाग, पंजाब, ये सब में क्या था आपका, महलवाड़ी। ठीक है, शुरू वाले में स्थायी बंदोबस्त में बीच में कौन है, किसान के बाद जमींदार, जमीन के बाद ब्रिटिश सरकार। लेकिन यहाँ जाओगे तो नीचे में रैयत से सीधा क्या था, ब्रिटिश सरकार, फिर किसान के बाद लंबरदार, और ये जो गांव का मुखिया होता था सीधा कहाँ पहुंचता था, ब्रिटिश सरकार। तो जमींदार यहाँ था, उधर जमींदार नहीं है। लागू करने के कारण स्थायी और सतत आय के लिए इसको लागू किया, भ्रष्टाचार की समाप्ति करने के लिए लागू किया। ऐसा बढ़िया बढ़िया चीज जो दिखे इस लागू करने का कारण होता था। कृषि में निवेश को बढ़ाना, याद आ रहा है, स्थायी बंदोबस्त में निवेश को बढ़ाने के लिए जमींदारों का एक वफादार कुकुर तैयार करना, स्थायी बंदोबस्त में, याद आ रहा है। तो ये सब कारण से इन्होंने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त चालू किया था। तो जो कारण था वो दिखेगा, अगर ऐसा कुछ कनेक्ट होता है तो आप उसको सही मानोगे। किसानों से निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए नीचे में क्या चालू किया इन्होंने, रैयत। तो रैयतों के पास क्या होती थी, भूमि के स्वामित्व। रैयत मतलब वहां के किसान, वही के पास भूमि का क्या होता था, स्वामित्व। सामान्यतः गांव के संयुक्त भूमि पर क्या होता था, समान अधिकार, महलवाड़ी संयुक्त भूमि होता था। पारंपरिक रूप से ये लोग क्या करते थे, खेती किसानी। विशेषता वगैरह है जो हमने अलग से और पढ़ा था, वो सब है इसमें, एक बार पढ़ लेना। 10/11 वगैरह जितना मैं बताया ना, सब इसमें लिखा है, एक बार पढ़ना, समझ आ जाएगा। ये क्या था प्रभाव, थोड़ा से स्थायी बंदोबस्त में संशोधन की कमी के कारण राजस्व में क्या हुई, कमी, बताया था ना। स्थायी बंदोबस्त में लोग सोचे थे कि क्या होना चाहिए था, ठीक है, बढ़ना था, लेकिन बढ़ा नहीं और कम हो गया। क्लियर है। किसानों पर प्रभाव, ये लोग किसान और उल्टा क्या करेंगे, आपका विद्रोह करेंगे, दिख रहा है सब, मतलब एक बार पढ़ लेना है और कुछ नहीं। ऋण जाल में फंस गए, ये सब मैं जो बताया हूँ वही। भूमि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भूमि पर दबाव हो रहा है,
उर्वरता में गिरावट, काबर की कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो वो जितना भी बोला ना सब इसमें अलग तरीके से लिखा गया है। कुट में आएगा क्वेश्चन में, तो बस उससे कनेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको, अभ्यास करोगे, खत्म। और तो जूम नहीं है ना एक बटन, ठीक है। चलिए ब्रेक है। खनिज आज खनिज तो लगभग खत्म हो ही गया है। आठवां नौवां है क्या? नौवां, भू राजस्व प्रणाली।